Good morning, students. Welcome to the class 10th. Students, I am your social science teacher. Today, I am going to start first chapter of political science. That is very important from your examination point of view. Chapter name is power sharing. So, students, chapter का नाम है power sharing. This is your chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 है पॉल साइंस का पावर शेयरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर के नाम से पता चल गया होगा कि पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है। मीन टू से पावर्स को शेयर करना, आपके पास जो भी पावर्स हैं उनको शेयर करो, उसको बोलेंगे पावर शेयरिंग। इसी तरीके से ही गवर्नमेंट के पास पावर्स होती हैं, पावर उनको गवर्नमेंट क्या करती है, पावर्स को शेयर करती है। तो सबसे पहले हम पावर शेयरिंग का एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं, मीनिंग देखते हैं कि पावर शेयरिंग का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग की डेफिनेशन या पावर शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, पावर शेयरिंग मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयरिंग का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना किनके बीच में, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में। जैसे कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया। तो पावर शेयरिंग का मतलब होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेटर्स, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर शेयरिंग आल्सो या पावर शेयरिंग हेल्प्स इन अचीविंग द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। देखिए, पावर शेयरिंग से जो पॉलिटिकल ऑर्डर है उसमें स्टेबिलिटी रहती है, देश में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती अगर पावर शेयरिंग की होगी। पावर शेयरिंग नहीं की होगी तो फिर प्रॉब्लम आएगी। जब हमने पावर शेयर कर दी हुई है, हमने लेजिस्लेटर को अपनी पावर दी है, एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर दी है, जुडिशरी को अपनी पावर दी है, तो फिर क्या होगा, कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। इन पावर शेयरिंग पावर माइट इवन बी शेयर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल सच एज यूनियन, स्टेट, लोकल। तो कहते हैं पावर शेयरिंग में हम लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को तो पावर बांटते हैं, उसके अलावा भी हमारी पावर जो होती हैं डिफरेंट लेवल्स पे बटी होती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती हैं, लोकल गवर्नमेंट का पावर होती हैं, तो सबके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं। उसी को हम कहते हैं पावर शेयरिंग। आई होप आपको पावर शेयरिंग का मीनिंग समझ आया होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर इस चैप्टर में हमने एक्चुअली में क्या पढ़ना है। तो बेटा, इस चैप्टर में हम 2 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक कंट्री का नाम है बेल्जियम, एक कंट्री का नाम है श्रीलंका। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम में किस तरह के लोग रहते थे, कौन कौन सी एरिया में लोग रहते थे। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग यूज़ की थी और उनकी कंट्री में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। श्रीलंका की फिर बात करेंगे, श्रीलंका में किस तरह के लोग रहते थे, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग यूज़ नहीं की थी और उनकी कंट्री में कन्फ्लिक्ट हुआ था। दोनों केस स्टडीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेल्जियम के बारे में। देखिए, ये बेल्जियम का मैप आपको शो किया मैंने। बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की, ये पॉइंट नोट करते रहो आप। यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम का एरिया जो है हमारी हरियाणा स्टेट से छोटा है, तो यहाँ लिख लो एरिया स्मॉलर देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। काफ़ी छोटी सी कंट्री है जिनका एरिया जो है हमारी हरियाणा स्टेट से भी छोटा सा एरिया है। इनके जो बॉर्डर्स हैं वो फ्रांस के साथ लग रहे हैं, ये भी आपको नोट करना है। लग्जमबर्ग के साथ इनका बॉर्डर लग रहा है, जर्मनी के साथ इनका बॉर्डर लग रहा है और नीदरलैंड के साथ के बॉर्डर लग रहे हैं। तो 4 कंट्री के साथ इनके बॉर्डर्स टच होते हैं, फ्रांस के साथ, लग्जमबर्ग के साथ, जर्मनी के साथ और नीदरलैंड्स के साथ इनके बॉर्डर्स जो हैं टच होते हैं। इनकी पॉपुलेशन भी जो है ना बेटा बेल्जियम की, वो 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, थोड़ी सी 1 करोड़ से ज़्यादा है। हमारी हरियाणा जो स्टेट है उससे हाफ पॉपुलेशन है इनकी, नियर अबाउट हरियाणा से भी इनकी हाफ पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इतनी छोटी सी कंट्री है। अब बेल्जियम की जो कैपिटल है बेटा उसका नाम है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल है। आई होप आपको बेल्जियम का मैप में समझ आया होगा कि बेल्जियम के बॉर्डर्स कहाँ कहाँ लग रहे हैं और बेल्जियम की कैपिटल कौन कौन सी है।
अब लिटिल बिट हम बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं कि बेल्जियम में इतनी कंपोजिशन कैसे थी बेल्जियम के कितने परसेंट लोग जो थे वो कौन सी रीजन में रहते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, कितने परसेंट लोग थे वो किस रीजन में रहते थे, कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। तो एक माइनर सी केस स्टडी देखते हैं इसकी, ठीक है। देखिए यह है इतनी कंपोजिशन बेल्जियम की। बेल्जियम में बेटा 59% लोग जो हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं वो, ठीक है। 40% लोग वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं कंट्री में, और वल्होनिया रीजन में रहते हैं, ठीक है, वल्होनिया रीजन में रहते हैं। रिमेनिंग 1% जो हैं बेटा जो अदर हैं वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ये तो होगी कंट्री के बाद। अब बात करते हैं कैपिटल सिटी की। कैपिटल है इनकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में बेटा आपको याद रखना है कि 80% लोग जो हैं फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग जो हैं वो डच बोलते हैं। अब आपने एक चीज़ नोटिस की कि सर कंट्री में जो डच है उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और कैपिटल में डच की पॉपुलेशन कम है। कंट्री में डच की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कैपिटल में डच की पॉपुलेशन कम है। और नेक्स्ट थिंग आपने नोटिस की कि कंट्री में फ्रेंच की पॉपुलेशन कम है और ब्रुसेल्स जो है कैपिटल सिटी, वहाँ पे फ्रेंच की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इनके बीच में आपस में मनमुटाव हो सकता था। तो अब हम देखेंगे कि बेल्जियम ने किस तरह अपने मनमुटाव को कम किया। तो पहले हमें बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में पता होना चाहिए था। तो ये मैंने आपको बेल्जियम की केस स्टडी बताई। अब हम चेक करते हैं बेल्जियम के मैप के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि फ्लेमिश रीजन कहाँ पे था, वल्होनिया रीजन कहाँ पे था, कौन से लोग कहाँ रहते थे, वो एक मैप के थ्रू पता चलेगा। मैं आपको मैप शो करता हूँ, वेट। देखिए बेटा मैप से शो हो रहा है कि ये जो एरिया है ये वल्होनिया रीजन है, ठीक है। तो ये वाला एरिया जो है येलो वाला ये फ्लेमिश रीजन है। जर्मन स्पीकर का ये एरिया है, ये जर्मन स्पीकिंग है। और ये जो छोटा सा एरिया ये कि मैंने कैपेसिटी बताई थी आपको, दैट इज ब्रुसेल्स। तो इस तरीके से हमने मैप पे पढ़ा कि बेल्जियम की यहाँ पे लोग रह रहे थे, ठीक है। सो देखिए बेल्जियम के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये शॉर्ट नोट्स में समझ जाओगे आप। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। यूरोप की छोटी सी कंट्री थी बेल्जियम। स्मॉलर इन एरिया देन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा एरिया इनका, हमारी स्टेट ऑफ हरियाणा है उनसे भी छोटा एरिया है। एंड हैज़ पॉपुलेशन इज अबाउट 1 करोड़ विच इज़ अगेन हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इनकी पॉपुलेशन भी कोई नियर अबाउट 1 करोड़ है, जो हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन से आधी जितनी है ये, ठीक है। इनका बॉर्डर जो है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, लग्जमबर्ग के साथ शेयर होते हैं। ये कंट्री जो है इनकी यहाँ पे इथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इनकी इथनिक डाइवर्सिटी है। क्योंकि यहाँ पे जो डच स्पीकिंग है, जो डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, वो 59% है कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की। और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो बेटा 40% है। और जो जर्मन स्पीकिंग है, जो जर्मन बोलते हैं, वो रिमेनिंग 1% है। अगर मैं इनकी कैपिटल सिटी की बात करूँ तो देखिए कैपिटल सिटी है इनकी ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है, वहाँ पे 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और 20% लोग जो हैं वहाँ पे वो डच बोलते हैं। अब हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी कि कौन सी कम्युनिटी पावरफुल थी और एजुकेटेड थी, पावरफुल भी थी और रिच भी थी और डेवलप भी हुई थी। तो वो याद रखना बेटा आपने, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, द रिच एंड द पावरफुल मिनॉरिटी, रिच और पावरफुल मिनॉरिटी कम्युनिटी थी वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। इनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट मिल गया हुआ था क्योंकि ये कम्युनिटी पावरफुल भी थी, रिच भी थी। अब कहते हैं दिस इन डिफरेंसेस क्रिएटेड टेंशन इन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s। इसी डिफरेंसेस की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे थे इनके बीच में, ठीक है, इनके वजह से
दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट हो गई थी 1950 और 1960s के बीच में। सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई थी वो बेल्जियम में हुई थी, सॉरी ब्रूजल्स में हुई थी। अब आप बोलोगे सर ब्रूजल्स में कैसे हुई थी? तो देखिए बेटा, ब्रूजल्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि डच स्पीकिंग लोग जो थे वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे मगर कैपिटल सिटी में मिनॉरिटी में थे। तो यहाँ पे ब्रूजल्स में जो थी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी हुई थी। तो ये केस स्टडी बेटा मैंने आपको बताई बेल्जियम की। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के। पहले मैं आपको श्रीलंका कंट्री के बारे में बताऊंगा, फिर बताऊंगा आपको कि कैसे बेल्जियम ने अपना पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया और अपने कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने दिए। फिर श्रीलंका ने पावर शेयरिंग कंसेप्ट नहीं यूज़ किया तो उनकी कंट्री में बहुत कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। तो इस टॉपिक में आने से पहले मैं आपको बताता हूँ श्रीलंका की इतनी कंपोजिशन कैसी थी। अब देखिए बात करते हैं श्रीलंका की। तो एक चीज़ आपने नोटिस करनी है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आगे पीछे पानी से घिरा हुआ देश है, फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु से थोड़ा ही दूर है ये, ठीक है। पॉपुलेशन जो है श्रीलंका की 2 करोड़ है, सेम एस हरियाणा। जितनी हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन है सेम उतनी पॉपुलेशन श्रीलंका की भी है। अब देखते हैं श्रीलंका में कौन कौन सी लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, कौन कौन सी भाषाएं बोलते हैं और कौन कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाती है सबसे ज़्यादा 74%, ठीक है। श्रीलंका में सिन्हाला लैंग्वेज बोली जाती थी बहुत ज़्यादा 74%, और वो बुद्धिस्ट थे, मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। सेकंड जो लोग थे वो 18% पॉपुलेशन थी जो तमिल लैंग्वेज बोलती थी, ये तमिल स्पीकर्स थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, हिंदू भी थे मुस्लिम्स भी थे। थर्ड कैटेगरी में बेटा आगे आपके क्रिश्चियंस, जिनकी पॉपुलेशन वहाँ पे 7% थी और वो तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते थे। तो याद रखना है आपने कि सिन्हाला जो थे सर वो 74% थे जो बुद्धिस्ट रिलीजन से बिलोंग करते थे। सेकंड सर 18% पॉपुलेशन वहाँ पे हिंदू और मुस्लिम्स की थी जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, और सर 7% वहाँ पे क्रिश्चियंस थे जो तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते थे, ठीक है। अब ये तमिल स्पीकर्स थे, तमिल स्पीकर्स भी अगेन 2 पार्ट में सब डिवाइडेड थे, ठीक है। तमिल स्पीकर्स जो थे वो अगेन 2 पार्ट्स में सब डिवाइडेड थे, जो तमिल स्पीकर्स थे। तो देखिए बेटा, ये तमिल स्पीकर्स जो थे ये अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड थे। एक थे बेटा, देखिए मैंने बताया तमिल स्पीकर्स भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड थे तमिल स्पीकर्स। एक थे श्रीलंकन तमिल्स, एक थे इंडियन तमिल्स। अब श्रीलंकन तमिल्स कौन से थे और इंडियन तमिल्स कौन से थे? श्रीलंकन तमिल्स वो तमिल्स थे जो तमिल नेटिव के थे, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री, जो तमिल के थे, श्रीलंका के रहते थे, तमिल लैंग्वेज बोलते थे, वो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है। दूसरे जो थे वो इंडियन तमिल्स थे। इंडियन तमिल्स कौन से थे? जिनके 4 फादर्स जो थे इंडिया के थे और वो एज एन प्लांटेशन वर्कर बनकर कॉलोनियल पीरियड में श्रीलंका में काम करने चले गए हुए थे, तो वो वहीं पर रहना शुरू कर दिया। उनको हम उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं। तो देखिए इंडियन तमिल्स वो लोग थे जिनके 4 फादर्स, इंडियन तमिल्स आर दोज हुज 4 फादर्स केम फ्रॉम इंडिया, जिनके 4 फादर जो थे इंडिया से आए थे एज इन प्लांटेशन वर्कर बनकर आए थे ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। फिर उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया, तो उनको लोगों को हम कहते हैं इंडियन तमिल्स, ठीक है। अब आप बोलोगे तो श्रीलंकन तमिल्स की पॉपुलेशन कितनी थी? श्रीलंकन तमिल्स की पॉपुलेशन बेटा वहाँ पे 13% थी। तो बाकी रेस्ट जो बता टोटल 18 में से 13% श्रीलंकन तमिल्स हो गए, 5% इंडियन तमिल्स हो गए। ये हालात थे श्रीलंका के। अब हमने 2 कंट्रीज के बारे में पढ़ लिया, हमने श्रीलंका के बारे में भी देखा, उसकी केस स्टडी भी की, और हमने बेल्जियम की केस स्टडी भी कर ली है। अब देखिए श्रीलंका के बारे में फर्दर थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ, वेट। तो देखिए श्रीलंका हैज़ डाइवर्स पॉपुलेशन लाइक बेल्जियम की तरह इनकी पॉपुलेशन भी बहुत डाइवर्स थी। आइलैंड नेशन था, पॉपुलेशन जो थी नियर अबाउट 2 करोड़ थी, अबाउट द सेम एज द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा की स्टेट के बराबर ही थी।
कि लार्जेस्ट सोशल ग्रुप्स आर दी सिन्हाला स्पीकर्स। जो ज़्यादा बड़ा ग्रुप था वो सिन्हाला स्पीकर्स था, 74% पॉपुलेशन थी उनकी। तमिल स्पीकर्स वो फॉर्म 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। वो जो तमिल स्पीकर्स थे उनकी जो थी 18% जो थी पॉपुलेशन थी। नेक्स्ट, तमिल स्पीकर्स अगेन टू सब ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट, दोज हु आर नेटिव ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के रहने वाले थे उनको हम श्रीलंकन तमिल्स बोलते हैं, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। वाइल दोज हु फोर फादर्स ड्यूरिंग द colonial पीरियड केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर वर रेफर्स टू इंडियन तमिल्स। तो कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके फोर फादर्स श्रीलंका में चले गए थे, ठीक है, एज एन प्लांटेशन वर्कर बन के कलोनियल पीरियड में, फिर उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर दिया, उनको हम इंडियन तमिल्स बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया तमिल्स भी दो सब ग्रुप पे डिवाइडेड थे, फर्स्ट श्रीलंकन तमिल्स, सेकंड इंडियन तमिल्स। तो देखिए, ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स आर बुद्धिस्ट। जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिस्ट लैंग्वेज बोलते थे, मेरे को बताया, सॉरी बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और जो तमिल्स थे वो हिंदू मुस्लिम दोनों थे। अप्रॉक्सीमेटली 7% जो क्रिश्चियंस थे वहाँ पे, जो तमिल और सिन्हाला लैंग्वेज दोनों बोलते थे। तो ये होल केस स्टडी हमने सिन्हाला और ये हमने होल केस स्टडी जो थी श्रीलंका की और बेल्जियम की पढ़ी। आई होप आपको कुछ श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पता चला होगा कुछ। अब हम देखेंगे श्रीलंका ने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया था, उन्होंने मेजॉरिटीनिज्म के कंसेप्ट को यूज़ किया था और अपनी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स लेकर आए थे, झगड़े हुए थे उनकी कंट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका ने कैसे मेजॉरिटीनिज्म के कंसेप्ट को लाया और अपनी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए। अब हम श्रीलंका के बारे में देखते हैं। श्रीलंका ने मेजॉरिटीनिज्म का कंसेप्ट यूज़ किया था। अब आप बोलोगे सर मेजॉरिटीनिज्म क्या होता है? मेजॉरिटीनिज्म एक बिलीफ होता है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी ये बिलीव करती है वो कंट्री में अपनी मन मर्जी से रूल करेगी, अपनी मनमानी करेगी, अपनी वांट्स के अकॉर्डिंग कंट्री को चलाएगी और जो भी मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ वाले हैं उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, उनकी नीड्स को नहीं सुना जाएगा, उनकी विशेस को नहीं सुना जाएगा। तो श्रीलंका ने मेजॉरिटीनिज्म के कंसेप्ट को फॉलो किया था। तो मेजॉरिटीनिज्म कह सकते हैं बिलीव दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री इन विच एवर वे इट वॉन्ट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ मिनॉरिटी की बातें नहीं सुनी जाएगी यहाँ पे। तो श्रीलंका ने जो कंसेप्ट था वो अच्छा नहीं यूज़ किया। अब देखिए, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिल गई थी 1948 में। पहले श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 या श्रीलंका बिकम द इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। द सिन्हाला लीडर्स सॉट टू स्क्वेयर डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट थ्रू देयर मेजॉरिटी। अब आपको पता ही है सिन्हाला की जो पॉपुलेशन थी वो श्रीलंका में ज़्यादा थी, तो मेजॉरिटी में वही थे, तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की बनी, उन्होंने जो थी गवर्नमेंट फॉर्म की, डोमिनेंस उनकी रही। तो उन्होंने क्या किया जब उनकी गवर्नमेंट बनी? तो देखिए, एन एक्ट वॉज पास इन 1956। इन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। इन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया जो सिन्हाला लीडर्स थे, इन्होंने सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। आप किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बना सकते क्योंकि आपकी कंट्री में और भी लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, तमिल स्पीकर्स भी थे, तो आपने क्या कर दिया, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। उसके बाद क्या किया श्रीलंका ने? इन एडिशन द गवर्नमेंट यूज प्रेफरेंशियल पॉलिसीज टू फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर द यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स। इसके अलावा इन्होंने एक काम और किया, जब 1956 एक्ट बनाया उसके बाद इन्होंने एक और एक्ट काम किया कि अब सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दी, प्रोफेशनल पॉलिसीज़ लेकर आगे कि सिन्हाला लैंग्वेज जो बोलते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी। अगर यूनिवर्सिटी में कोई अप्लाई करेगा पढ़ने के लिए, ठीक है, तो सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिन्हाला स्पीकर्स को ज़्यादा प्रेफरेंसेस मिलेगी, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स बिगन टू फील एलिनेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्शंस। अब श्रीलंकन तमिल्स जो थे इन्होंने अपने आप को अलग समझना शुरू कर दिया। इनको लगा कि सिन्हाला स्पीकर्स अब अलग हो गए, हम अलग हो गए हुए, क्योंकि इनकी डिमांड्स वहाँ पे नहीं सुनी जा रही थी। इसमें आपने एक पॉइंट और ऐड करना है
कि जो सिन्हाला स्पीकर्स थे वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे, बुद्धिज़्म रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था वहाँ पे। तो ये चीज़ भी वहाँ पे लार्ज स्केल में हो रही थी, ठीक है। दिस स्लीव ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एमर्ज्ड बाय 1980s। अब 1980s के टाइम पर जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, जो तमिल स्पीकर्स थे वहाँ पे, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर दिया और उन्होंने डिमांड की कॉलिंग फॉर इंडिपेंडेंट तमिलिलम स्टेट इन दी कंट्री ईस्ट एंड नॉर्थ। इन्होंने बोला आप हमें एक अलग कंट्री दे दो, नाम है तमिलिलम। तमिलिलम नाम की एक डिफरेंट स्टेट कंट्री की डिमांड होनी शुरू होगी कहाँ पे, श्रीलंका में 1980s के टाइम पर। कौन से एरिया में, ईस्ट एंड नॉर्थ वाली साइड में। तो इन्होंने कहा कि आप हमें अपनी एक अलग ही कंट्री दे दो, यहाँ पे हम रहेंगे, क्योंकि आप हमें ना तो जॉब्स दे रहे हो, ना तो पॉलिटिकल राइट्स दे रहे हो, ना तो हमारी बातें यहाँ सुनी जा रही हैं, ना हमें यूनिवर्सिटीज़ में आप हमें एडमिशन्स के लिए भी आपने प्रोफेशनल पॉलिसीज़ लेकर आ गए हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स में ही प्रोफेशनल पॉलिसीज़ लेकर आ गए हो। तो इस चीज़ों से लेकर ना जो तमिल स्पीकर थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हुए थे। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अलग कंट्री की डिमांड करना शुरू कर दी, नाम रखा तमिलिलम। अब श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने भी अपनी मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है। तो मैं यहाँ बताता हूँ आपको, श्रीलंकन तमिल जो थे उन्होंने भी मूवमेंट शुरू कर दी। उन्होंने भी डिमांड की कि आप हमारी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन डिमांड कर रहा था, आपको पता होना चाहिए, श्रीलंकन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल से डिमांड की कि जो तमिल है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ठीक है, और हमें भी इक्वालिटी दो एजुकेशन में, जॉब्स में। सेकंड, श्रीलंका तमिल्स डिमांड कर रहे थे इक्वालिटी इन जॉब्स एंड एजुकेशन। ये डिमांड की जा रही थी वहाँ से, किसके द्वारा की जा रही थी, श्रीलंकन तमिल्स के द्वारा। अब कंट्री में ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा था, श्रीलंकन तमिल्स ने भी एक डिमांड कर दी कि हमें भी आप क्या कर दो, तमिल को ऑप्शनल लैंग्वेज बना दो। इनको डिमांड करनी चाहिए थी कि ऑप्शनल लैंग्वेज कोई नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी अपनी बात रखना शुरू कर दी, हमें अलग कंट्री दो, हम ईस्ट नॉर्थ वाली साइड पर रहेंगे, हमें ऑप्शनल लैंग्वेज तमिल बना दो, हमें जॉब्स में अपॉर्चुनिटी दो, हमें एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी दो। तो इस वजह से क्या हुआ, द म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज एस्केलेटेड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, इट रैपिडली डेवलप इनटू सिविल वॉर। अब वहाँ पे ना इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो गया, अपने ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। डिस्ट्रस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा कि वहाँ पे सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर क्या होती है, जब कंट्री के अंदर ही लोग लड़ना शुरू कर दें। तो उन कंट्री में सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर इतनी ज़्यादा वहाँ पे हुई श्रीलंका में कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इस कम्युनिटी, दोनों कम्युनिटीज़ के बनना शुरू हो गए, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज इनका कंट्री छोड़ के जाना शुरू होगी, अपने एरियाज़ को छोड़ के जाना शुरू होगी। जो श्रीलंका का बहुत अच्छा रिकॉर्ड था इकोनॉमी को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, एजुकेशन को लेकर, हेल्थ को लेकर, वो सारा ख़राब होना शुरू हो गया। उनका सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो पीछे जाना शुरू हो गई, क्योंकि उनकी कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं रही। तो इसलिए हमने देखा कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ नहीं किया। अगर वो पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ करते तो उनकी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होती। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ बेल्जियम के बारे में, कि बेल्जियम ने कैसे पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज़ किया और अपनी कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने दिए। अब देखिए बेटे, बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम ने एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम ने जो अपनी कंट्री में डिफरेंट तरह के लोग रह रहे थे उनके बीच में आपस में सुलह करके रहे, वो उन्होंने झगड़ा नहीं किया। तो देखिए, इन बेल्जियम द गवर्नमेंट हैंडल द कम्युनिटी डिफरेंसेस वेरी वेल। गवर्नमेंट ने जो कम्युनिटी में डिफरेंसेस आ गए थे, उनको लग रहा था कि फ्रेंच वाले, डच वाले आपस में लड़ना जाए, इसलिए उन्होंने इस कम्युनिटी जो डिफरेंसेस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। बाय 1970s 1993 बेल्जियम लीडर्स अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। ये याद रखना आप, 1970-1993 के बीच में बेल्जियम ने, जो बेल्जियन लीडर थे, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया था। केम अप विद ए न्यू मॉडल टू रन दी गवर्नमेंट, और एक अच्छा मॉडल तैयार किया गवर्नमेंट को चलाने के लिए। अब वो मॉडल में क्या था, देखिए उन्होंने क्या लिखा था यहाँ पे, अपने जो अमेंडमेंट करके न्यू मॉडल लाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब किया गया था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो होंगे वो इक्वल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में,
ठीक है। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर कोई भी कानून बनाना है तो दोनों ही कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी सपोर्ट चाहिए, ठीक है, दोनों की मेजॉरिटी में सपोर्ट चाहिए। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन यूनिलैटरली, तो कोई सिंगल कम्युनिटी डिसीजन नहीं ले सकती। बड़ा अच्छा स्टेप लिया इन्होंने फर्स्ट। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट द सबऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं होगी। सबऑर्डिनेट मतलब उनके अंडर काम नहीं करेगी, उनके नौकर नहीं होगी। थर्ड क्या किया, ब्रूजल्स हैव सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इन्होंने ब्रूजल्स जो उनकी कैपिटल थी वहाँ पे भी इन्होंने एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्म की और दोनों कम्युनिटीज़ के वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स रखे। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट, इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग ऑफ वन कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी इन्होंने एक थर्ड टाइप की सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, एक टाइप की और गवर्नमेंट फॉर्म की, उसका नाम दिया कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो एक लैंग्वेज वाले हैं वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, चाहे वो डच वाले हैं, चाहे वो फ्रेंच वाले हैं, चाहे वो जर्मन स्पीकिंग वाले हैं, जहाँ भी रहते हैं उससे मैटर नहीं करता वो चीज़। द गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशूज़। अगर कोई कल्चर के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड, लैंग्वेज के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी, गवर्नमेंट के पास पावर है उसकी। सो इस चीज़ से हमने देखा कि द बेल्जियम मॉडल इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। बेल्जियम का मॉडल कॉम्प्लिकेटेड था, बट it helps to avoid this strife between the two major communities। तो देखिए, चाहे इनका मॉडल कॉम्प्लिकेटेड था मगर इन्होंने कोई झगड़ा नहीं होने दिया, कोई लड़ाई नहीं होने दी, कोई देश में दंगे नहीं होने दिए और जो मेजर कम्युनिटीज़ थी उनके बीच में कोई इश्यूज क्रिएट नहीं हुआ। तो मैंने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो ये हमने नोटिस की कि श्रीलंका ने पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज़ नहीं किया और बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया और अपने कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने दिए। अब देखते हैं श्रीलंका और बेल्जियम में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या क्या डिफरेंसेस थे। देखिए, सिमिलरिटीज़ की बात की जाए श्रीलंका और बेल्जियम में, तो बोथ दी कंट्रीज हैव मेजर ग्रुप्स। दोनों कंट्री में मेजर ग्रुप्स थे। श्रीलंका में जैसे कि आपको पता ही सिन्हालास मेजॉरिटी में थे और इन बेल्जियम डच स्पीकिंग आर इन मेजॉरिटी। तो बेल्जियम में डच स्पीकिंग वाले मेजॉरिटी में थे। पहली सिमिलरिटी दोनों में ये थी। सेकंड वन, बोथ कंट्रीज हैव डाइवर्स एंड कम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन। दोनों की डाइवर्स और कम्प्लेक्स इथनिक कंपोजिशन थी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप। वहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पर कंट्री डिवाइडेड थी, ठीक है। लिंग्विस्टिक ग्रुप में डिफरेंट तरह के लोग रह रहे थे। इन श्रीलंका तमिल स्पीकर्स एंड सिन्हाला स्पीकर्स आर देयर। श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स और सिन्हाला स्पीकर्स थे। एंड इन बेल्जियम फ्रेंच, डच स्पीकिंग पीपल्स आर देयर। तो बेल्जियम में फ्रेंच और डच स्पीकिंग थे, ये सिमिलरिटी थी। थर्ड, श्रीलंका एंड बेल्जियम बोथ फेसिस एडवर्सिटीज एंड कन्फ्लिक्ट्स बिकॉज ऑफ कम्प्लेक्स एंड डाइवर्स इथनिक कंपोजिशन इन बिटवीन दी कम्युनिटीज़। तो बहुत सारी दोनों कंट्रीज़ में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स थे, एडवर्सिटीज़ थी, कम्प्लेक्स सिस्टम था वहाँ पे। इथनिसिटी जो थी दोनों में जो थी कंपोजिशन जो थी डाइवर्स थी, तो उस कंट्री में ये भी प्रॉब्लम हुई दोनों कंट्रीज़ में। नेक्स्ट वन, बोथ श्रीलंका एंड बेल्जियम आर नॉट डेमोक्रेटिक कंट्रीज। अब दोनों डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं, ये सिमिलरिटीज़ है। एंड दी बोथ कंट्रीज हैव स्मॉल पॉपुलेशन विद डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स। और दोनों कंट्रीज़ में स्मॉल पॉपुलेशन थी, डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के लोग रहते थे वहाँ पे। तो ये सिमिलरिटीज़ थी। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं। अब देखिए, डिफरेंसेस की बात करूँ बेल्जियम और श्रीलंका की, तो पहला डिफरेंस है दे अडॉप्टेड ए पॉलिसी ऑफ पावर शेयरिंग। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग का कंसेप्ट यूज़ किया था, ठीक है, और श्रीलंका ने मेजॉरिटिज्म का कंसेप्ट यूज़ किया था। पहला डिफरेंस ये आया। सेकंड, दे गेव इक्वल पावर्स टू ऑल कम्युनिटीज़। बेल्जियम ने अपनी सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल पावर दी थी। माइनर और मेजर डज नॉट मैटर, माइनर कौन है मेजर कौन है वहाँ मैटर नहीं करता था। दे गेव प्रेफरेंसेस टू मेजॉरिटी सिन्हाला ग्रुप एलोन। श्रीलंका ने खाली सिन्हाला ग्रुप्स को ही सारी पावर दे दी थी, दिस रिगार्डिंग दी मिनॉरिटी। मिनॉरिटी को नहीं माना था वहाँ पे। इट सॉल्व द प्रॉब्लम, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। इट ओनली इंक्रीज द प्रॉब्लम, श्रीलंका ने खाली प्रॉब्लम को इंक्रीज किया था। तो आई होप आपको आज के वीडियो लेक्चर से श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पता चला होगा कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है। जैसे बेल्जियम में पावर शेयरिंग की
तो उनके कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए। श्रीलंका ने पावर शेयरिंग कंसेप्ट नहीं यूज़ किया, उनके कंट्री में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे। थैंक यू।